हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का पर्सनालिटी का सॉल्यूशन वीडियो। तो इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सोचा कि देख लें, जिससे कि देख लेंगे तो आपको पर्सनालिटी हल करने में आसानी होगी। तो ये शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो स्टेप होता है, जिस स्टेप में किया जाता है, उसको हमने लिख लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 135 है, 225 है। पहली सवाल को हम लोग हल करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो एक बार जाएगा 0, 12 में से 3 गया 9, 90 से सफल बचा। तो इसको हम लोग स्टेप वाइज लिखते हैं। जब तक के स्टेप वाइज लिखते रहेंगे इसी स्टेप में इसी रूप का। तो भाज्य कितना होगा? 225 होगा, भाजक 135 होगा, भागफल 1 होगा, प्लस शेषफल 90 होगा। शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल 0 नहीं आया तो इसको रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 लिख लेंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हमें स्टेप करते रहेंगे। अब दूसरे में क्या लेंगे? जब तक 0 नहीं आएगा तब तक दूसरे में क्या लेंगे कि शेषफल और भाजक को लेंगे। तो शेषफल छोटा है, भाजक बड़ा है। शेषफल छोटा ही होगा भाजक से हमेशा। तो देखिए, इसको भी एक बार ले जाएंगे। इस बार भी शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे? स्टेप 2 क्या करेंगे? 135 लिखेंगे बराबर भाजक कितना है? 90, भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल 45। तो इस बार भी शेषफल 0 नहीं आया तो इस बार भी एक स्टेप और करेंगे। इस बार शेषफल क्या है? 45 है, भाजक कितना है? 90। तो शेषफल 2 बार में जाएगा, 45 दूना 90, 2 बार में जाएगा। इस बार शेषफल 0 आ गया। तो स्टेप 3 में भाज्य 90 है, भाजक 45 है, भागफल 2 है, शेषफल 0 है। तो इस स्टेप में शेषफल 0 आ गया। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाता है उस स्टेप का भाजक जो है कि हम लोगों का वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसका क्या हुआ? इस सवाल का एचसीएफ 45 हुआ। तो ये दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में 196 और 38,220 है। तो 196 में 196 से 38,220 में भाग देते हैं। तो 19 दूना 38 लग एक बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा क्योंकि 196 बिना 300 400 कुछ हो जाएगा। तो 382 ही है। तो 392 हो जाएगा, लेकिन 382 है तो इसलिए एक ही बार ले जाएंगे इसको हम लोग। तो 2 यहाँ 17 में से 9 गया, 8 यहाँ 12 में से 6 बचेंगे और यहाँ 1 2। तो 19 9 71 9 बार जाएगा। तो 9 6 के 54, 9 9 81, 5 86, 9 का 9 5, 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, मतलब 15 में से 6 गया 9, ये कैंसिल हो गया 0। 19 पे कितना जाएगा? लगभग 5 बार जाएगा। 5 6 के 30, 5 9 45, 48, 5 1 5 4 9। 30 वाले में एक ही बार में ही 0 आ गया। तो इसको स्टेप एक ही लिख लेंगे। तो इसमें भाज्य क्या है? 38,220 है, भाजक कितना है? 196 है, भागफल कितना है? 195 है, प्लस शेषफल 0। तो शेषफल 0 आ गया। जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाता है उस स्टेप का भाजक ही हम लोगों का एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या होगा? 196। कोई ज़रूर नहीं है कि कई स्टेप में आए, आप
का एक ही स्टेप में ही आ सकता है, संख्याओं के आधार पर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे में क्या है, 867 और 255। तो छोटी संख्या क्या है, 255। तो 867 में भाग देंगे तो हमको लग रहा है 3 बार जाएगा, देख लीजिएगा। 3 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 गुना 6 1 7, 2 0 1। तो शेषफल 0 नहीं आया। तो स्टेप 1 लिखेंगे। भाज्य क्या है, 867 है, भागफल कितना है 3 है, प्लस शेषफल कितना है 102। ये आर नॉट इक्वल टू 0 क्यों हम लिख रहे हैं कि आर का मतलब इसका इंग्लिश होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर को शॉर्ट फॉर्म में आर लिखते हैं, उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसलिए रिमाइंडर इक्वल नॉट इक्वल टू 0 लिख दे रहे हैं। उसको आप समझ जाइएगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। तो दूसरे स्टेप फिर करेंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, शेषफल और भाजक करेंगे। तो शेषफल देखिए 102 है, भाजक कितना है, यहाँ देखिए 867। तो भाज्य है, भाजक 255 है और भागफल 3 है, प्लस शेषफल 102 है। शेषफल ये है, भाजक ये है 255। 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 0 0, 2 1 2। तो 1 5 51 शेषफल बचा है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, भाज्य कितना है 255 है, भाजक कितना है 102 है, भागफल कितना है 2 है, शेषफल कितना है 51। तो इस बार भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तीसरे स्टेप में जाएगा। तो इसमें शेषफल कितना है 51, भाजक कितना है 102। तो 51 भागे 102, 2 बार जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो भाजक लिख लेंगे 102, भाजक कितना है 51, भाजक 51 है, भागफल कितना है 2 है, प्लस शेषफल 0। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उस स्टेप का भाजक ही हम लोगों का एचसीएफ होता है। तो 255 और 867 का एचसीएफ 51 होगा। दोस्तों हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं प्रश्नावली का। कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ कोई q पूर्णांक है। तो कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले धनात्मक विषम पूर्णांक जान लेते हैं क्या होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, 17, 19। ये सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो 6q+6q हर वाले में लिखा है, तो आप समझ गए होंगे कि 6 से हर पूर्णांक में भाग देना। ये 6 जो होता है वो भाजक होता है, q क्या है भागफल होता है, प्लस ये 5 क्या है रिमाइंडर है। तो 6 इसमें भी भाजक है, q जो है कि कोशिएंट है और 1 जो है कि शेषफल है। तो उसी के रूप का लिखने को लिखा रहा है। तो ये पहले आपको 2 विधियों से आपको बताएंगे। पहली विधि देख लीजिए आप पहले। देखिए 6 से पहले क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे, 0 बार जाएगा, 1 0। तो 1 आएगा, 3 से भाग करके देख लेते हैं 6 में, तो 0 बार जाएगा, यहाँ 3 आएगा। 5 में 6 से भाग करके देख लेते हैं, 0 बार जाएगा, तो 5 आएगा। फिर 7, 6 से 7 में भाग करके देख लेते हैं, 1 बार गया, 6 आया 1। अब 9 में भाग करके देख लेते हैं 6 से, तो 1 बार जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। 11 में भाग करके देख लेते हैं 6 से, 1 बार जाएगा, शेषफल 5 आएगा। अब 13 में 6 से भाग करके देख लेते हैं 2 बार जाएगा,
शेषफल 1 आएगा। 15 में करके देख लेते हैं, 2 बार जाएगा, शेषफल 3 आएगा। 17 में करके देख लेते हैं, 2 बार जाएगा, शेषफल 5 आएगा। मतलब बस आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाज्य, पहले लिख लेते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी रूप में लिखना है। तो देखिए पहले एक वाले को लिख लेते हैं। तो भाज्य क्या है, 1 भाजक 6 0 प्लस 1, 7 है 6 गुणे 1 प्लस 1, 13 है 6 गुणे 2 प्लस 1। अब इस वाले 3 बराबर 6 गुणे 0 प्लस 3, 9 है 6 गुणे 1 प्लस 3, और क्या है 15 है 6 गुणे 2 प्लस 3। अब देखिए 5, 6 गुणे 0 प्लस 5, अब क्या है 11, तो 6 गुणे 1 प्लस 5 क्या है 17, तो 6 गुणे 2 प्लस 5। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए 6 तो हर स्टेप में आ रहा है, 6 इसका मतलब है कि जो विषम पूर्णांक होगा, कोई भी होगा, विषम पूर्णांक मान लेते हैं ए, कोई भी संख्या हो सकती है, तो उसमें जब हम लोग 6 से भाग देंगे तो ये क्यू का आएगा। क्यू बोला है, इसमें कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 0 1 2 3 4 कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जितनी भी संख्या लें, प्लस इस स्टेप में 1 आया, या कोई और संख्या ले सकते हैं 6q प्लस इस स्टेप पे 3 आ रहा है, या और कोई संख्या ले सकते हैं तो 6q प्लस 5, मतलब हर बार इसी रूप के आएंगे। तो ऐसे लगा सकते हैं, एक विधि तो ये है, ऐसे ही दिखा सकते हैं आप। पहले इसको कर लीजिएगा इधर, फिर नेक्स्ट स्टेप में से फिर इसे लिख लीजिएगा निष्कर्ष, ये निष्कर्ष, ये निष्कर्ष। तो उम्मीद करता हूँ कि ये विधि आपको समझ में आई होगी। दूसरी विधि देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इस दूसरे सवाल को लगाने के लिए दूसरे विधि का देखते हैं कि उस सेकेंड विधि से हम लोग इसको कैसे लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई संख्या ये है, कोई भी पूर्णांक 1 है, सम है, अभिसम कोई भी संख्या हो सकती है। तो जब हम उसको 6 से जब भाग देते हैं तो क्यों मान लीजिए कोई भागफल आएगा और रिमाइंडर आर आएगा। इसको हम लोग जब इस रूप में लिखते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस रूप का लिखते हैं, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हो सकता है, 6 से कम ही प्राप्त होगा। तो रिमाइंडर देखिए भाजक से तो हमेशा छोटा ही होगा जब भी रिमाइंडर होगा, और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इस हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 तो होगा नहीं। तो इसको हम जब लोग लिखते हैं, मान लीजिए जब 6 से भाग देते हैं, कोई संख्या है जब ए, जब 6 से भाग देंगे तो 6q प्लस 0, या तो 0 शेषफल प्राप्त होगा, या 6q प्लस 1 प्राप्त होगा शेषफल, या 6q प्लस 2, इतनी संख्या हमें प्राप्त होगी। जब 6 से भाग देंगे, कोई भी संपूर्णांक है, मान लीजिए 5 है, तो 6 से भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा, 5 इस रूप का आएगा। या कोई संख्या 1 है, 6 से भाग देंगे 0 बार 1, मतलब यही आएगा, कोई संख्या ऐसे ही आएंगे। कोई भी सम या विषम पूर्णांक कोई भी हो सकता है, उसको हमने मान लिया है। तो उसमें जब 6 से भाग देंगे तो एक बार शेषफल 0 आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5। तो हम जब इसको हम जब देखते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो इसको 6q प्लस 0 ना लिख के 6q ही लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग 2 से जब भाग देंगे तो 3q, और इसमें 2 से तो भाग जाएगा नहीं,
यहाँ जब 2 से भाग देंगे तो 3q प्लस 1, यहाँ जब 2 से भाग देंगे तो इस वाले में 6 3q प्लस 2। मतलब ये जो है कि हमेशा 2 से भाग चला जाएगा, तो ये सम संख्याएं हैं, ये जो कि सम संख्याएं हो जाएंगी। तो ये संख्याएं जो है कि हमेशा इसी रूप में रहेंगी, इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता। यानी विषम पूर्णांक जब भी हमें प्राप्त होगा तो ऐसे ही प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई धन विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों विधियाँ आपको अच्छी लगेगी। आप आपको जो विधि अच्छी लगे उससे आप सवाल को लगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला सवाल प्रश्नावली का। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम शब्द जहाँ आ जाए वहाँ हम लोगों को SCF निकालना होता है, SCF। लेकिन SCF कैसे हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो देखिए आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो काजू और बादाम वाली बर्फी जैसा सवाल ये है, तो हम लोग समझते हैं। पहले देखिए 616 आर्मी है, 616 तो आर्मी के सदस्य हैं और 32 क्या है बैंड वाले। तो कर रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या हम लोग मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं। अब कितने स्तंभ हमको नहीं पता है, x स्तंभ मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि x लाइन स्तंभ हो या लाइन हो, उसी को हम लोग कहते हैं। तो उनको ये x लाइन में खड़े हो जाएंगे वे सब। अब क्या करेंगे कि ये 32 जो हैं बैंड वाले, तो आगे कर रहा है कि आगे खड़ा करना है लोगों को, तो बैंड वाले 32 हैं। 32 अब कितने हैं, कितने मतलब नंबर पे खड़े होंगे, कितने लोग, कितने एक लोग एक मतलब स्तंभ में कितने लोग खड़े होंगे हमको वो भी नहीं पता है। तो मान लेते हैं y, उनकी संख्या y है। अब 616 लोगों को उनके पीछे लगाना है, उनके पीछे उसी स्तंभों की संख्या तो उतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो है कि इनकी संख्या जो कितने लाइन में कितने लोग खड़े होंगे, एक लाइन में कितने लोग खड़े होंगे वो हमको नहीं पता है। तो इसको मान लेते हैं z। तो जब इसका फैक्टराइज करते हैं हम लोग तो 32 का फैक्टर करेंगे तो हम लोग कितना मिला, x इंटू वाई मिला। 616 का जब हमने किया तो देखिए x इंटू जेड मिला। तो कॉमन क्या मिल रहा है, समान तो x, समान संख्या तो x ही है, तो मान लेते x वही स्तंभ होंगे। तो x क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितने भी फैक्टर में हाईएस्ट जो है होता है फैक्टर, वही हम लोगों का SCF होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लगाना नहीं है, हम लोगों को लगाना है यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, क्योंकि इस प्रश्नावली में लोग सभी सवालें जो है कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम से ही लगाया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन थ्योरम के लिए। अब यूक्लिड विभाजन थ्योरम का एक स्टेप होता है, उसको लिख लेते हैं हम लोग। भाग देते हैं, तो जब भाग देते हैं बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो भाग विधि से क्या है कि SCF हम लोग को प्राप्त करना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोगों को इसी रूप में लिखना है, भाग देना है और इसी रूप में जब तक शेषफल 0 ना जाए तब तक हम लोगों को इसी रूप में लिखना है। तो छोटी संख्या क्या है 32, बड़ी संख्या क्या है 616। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, लग रहा है 32 गुना 64, हाँ एक बार जाएगा। तो 32, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, 96। अब लगभग में 3 9 27, 9 बार लगभग जाएगा हम लोगों को लग रहा है। तो 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, ये कैंसिल हो जाए, कैंसिल। तो देखिए शेषफल यहाँ 8 आ गया। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, भाज्य कितना है 616
भाजक कितना है 32, भागफल कितना है 19 और शेषफल कितना है प्लस शेषफल कितना है 8। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं आया। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम लोग स्टेप करते रहते हैं। इसको मान लेते हैं स्टेप 1 है। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि शेषफल और भाजक को लेते हैं। भाजक यहाँ 32 है और शेषफल 8 है। तो 8 32 4 बढ़ जाएगा 32, शेषफल 0 आ गया इस बार। इसको लिख लेते हैं स्टेप 2 में। तो भाजक 32 भाज्य 32 है, भाज्य 32 है, भाजक जो है कि 8 है। भागफल कितनी बार गया है 4 बार, प्लस शेषफल कितना है 0। तो यहाँ शेषफल जब 0 आ जाए, जब शेषफल उन लोगों का 0 आ जाता है उस स्टेप का भाजक जो होता है उन लोगों का एचसीएफ होता है। तो बेसिकली एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ 8 हुआ। तो जो एक्स की ये संख्या है, स्तंभों की संख्या हम लोगों से पूछ रहा है, स्तंभों की संख्या जो ऐसे ऐसे हम लोगों ने बनाया था, तो इन स्तंभों की संख्या 8 होगी। 3 3 6 7 1 8, इस स्तंभों की संख्या 8 होगी। तो लगभग में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस प्रश्नावली का अगला सवाल देखते हैं, चौथा, जो कि है कह रहा है कि विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि 3m का मतलब है कि 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो जो रूप हमें प्राप्त होगा तो ये 3m के रूप का होगा या 3m के रूप का, मतलब 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल के प्लस 1 के शेषफल के रूप का होगा। कोई भी पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं हम लोग दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, जो कि आपकी किताब में भी दिया है, दूसरी विधि का ही दिया है, मान के x मान के करना है। तो उसी विधि का हम लोग प्रयोग करके आपको बताते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं, माना कोई पूर्णांक x है, x कोई भी पूर्णांक हो सकता है। आप कोई भी पूर्णांक लेके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 100 101 102, आप जो मर्जी करें आप लेके देख सकते हैं। तो इसी रूप का प्राप्त होगा। तो आपको बताते हैं, जब x है तो इसमें 3 से हम जब भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा, जिसको हम लोग मान लिया है q हमने मान लिया है, और शेषफल कुछ r आएगा। तो जब देखिए शेषफल जब r है तो जब 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त हो सकता है। 3 से हमें जब शेषफल होगा तो शेषफल क्या होता है, 0 होता है, 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा हो सकता है शेषफल, और क्या हो सकता है, भाजक से छोटा। जब भी रहेगा 3 से छोटा ही शेषफल आएगा। तो शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता, 3 होएगा तो एक बार और चला जाएगा। तो इसलिए 3 जब भी होगा भाजक से छोटा होगा। तो इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो देखिए, भाज्य कितना है x है, भाजक कितना है 3q, प्लस शेषफल कितना है r। तो जब इस रूप का लिखेंगे तो जब शेषफल देखिए x है संख्या, जब हमें भाग दी किसी संख्या से, भागफल कुछ आया तो शेषफल एक बार 0 आ सकता है, एक बार शेषफल 0 आ सकता है, एक बार क्या होता है शेषफल 1 आ सकता है, एक बार क्या होगा कि शेषफल 2 आएगा। यही 3 कंडीशन हमें मिल सकती है जब 3 से भाग देंगे किसी संख्या में। तो 0 बच सकता है शेषफल, या 1 बच सकता है, या तो 2 बच सकता है। 3 बचेगा तो एक बार और चला जाएगा, 3 बचेगा नहीं। तो ये कह रहा है कि किसी धनात्मक, इसका जब वर्क करने के लिए कह रहा है, तो इसका जब हम लोग वर्क करेंगे तो इसको 0 न लेके हम 3q लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क करने का, वर्क करेंगे जब 3q का वर्क करेंगे तो 3q² हो जाएगा। जब इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा, हमें a + b का होल स्क्वायर के रूप में हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्या 9 होगा, प्लस a² + b² प्लस 2ab, तो 2 2 3 6 एकम 6q होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर देखिए, a² तो 9q² हो गया, 9q² प्लस 2ab, तो 2 2 2 6 2 12, 12q प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो इसको स्क्वायर के रूप में हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग 3 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ 9q होगा, 9q²। तो 3 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे तो 3 जब कॉमन लेंगे यहाँ
तो 3q² हो जाएगा, हमें मिलेगा। यहाँ जब 3 कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें तो जाएगा नहीं, तो 3 कॉमन लेंगे तो होगा क्या, 3q² प्लस 2q प्लस 1। इसमें जब 3 कॉमन लेंगे, देखिए इसको 3 की जगह हम 4 की जगह 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए जब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4, q बराबर हम लोग को 1 2 3 4 कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं। तो इसी जो ये पूरा संख्या है, कोई जब कोई पूर्णांक लेंगे, कोई संख्या आएगी जो कि 3 से मल्टीपल ही होगी। कोई भी संख्या आए तो 3 का गुणांक ही होगा। मान लीजिए यहाँ कोई संख्या 1 ले लेते हैं, तो 3 1 का स्क्वायर 3 3 3 के 9, तो 3 से भाग चला ही जाएगा। तो इसमें टोटल कोई भी संख्या यहाँ है, यहाँ q का कितना भी मान रखेंगे तो 3 का मल्टीपल ही है। तो जब हम 3 का, जब इसी को क्या कह रहा है कि m मान लीजिए, पूरी संख्या को m मान लेते हैं, तो m जब मान लेंगे तो यहाँ कितना हमें प्राप्त होगा, ये 3 तो बाहर है, इसको m मान लिया, 3m हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको पूरे को m मान लेंगे, तो 3 इस पूरे को m, तो m प्लस 1। कोई भी संख्या 1 2 3 4 आप कोई भी संख्या रख के देख लीजिएगा, यहाँ 3 का मल्टीपल जब भी होगा तो 3 से जब उसमें गुणा कर देंगे तो फिर 3 से भाग देंगे तो 3 से पूरा भाग चला ही जाएगा। ये शेषफल अलग से बचेगा, तो इसको लिख लिया हम। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ भी पूरे को m मान लेते हैं इसको, तो 3m प्लस 1। तो कह रहा है कि किसी, देखिए कि 3m आ गया, 3m प्लस 1 3m प्लस 1। तो कोई भी पूर्णांक है उसमें हम 3 से भाग देंगे तो इसी का रूप का आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है जो कि 5वां सवाल है। कह रहा है कि विपरीत विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उस बार वर्ग था इस पर घन है, घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का प्राप्त होगा। तो देखिए जब हम उसी तरह लगभग वही सेम सवाल है, यहाँ वहाँ 3 है, यहाँ 9 है। तो देखिए जब कोई संख्या हम मान लेते हैं, माना कोई पूर्णांक x है, तो जब कोई पूर्णांक x है तो हम उसमें 9 से भाग देंगे तो कुछ मान लीजिए q बार जाएगा, कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल आएगा। तो शेषफल जो आएगा हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लगभग आएगा। हमने क्या बोला है, शेषफल 9 से छोटा होगा। तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने हम लोगों को बहुत बड़ा करना हो जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि 3 से ही हम लोग कर लेते हैं। 3 से क्यों करते हैं, क्योंकि जिस संख्या में 9 से भाग चला जाता है उस संख्या में लगभग 3 से भी भाग चला जाएगा। तो आपको देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 18 है, उसमें 9 से भाग चला जाएगा और 3 से भी भाग चला जाएगा। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें कि 9 से भाग जाए और 3 से ना जाए। तो उसको हम लोग 3 से भी करके देख सकते हैं। वही बात होगी, इतना लंबा हमें करने की क्या जरूरत है, 3 तो कर लेके देख लेते हैं। तो देखिए 3 से करने में आसानी होगी, 9 से कर लेंगे लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यूब भी करना है इसका, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे। तो देखिए जब 3 से भाग देंगे, भागफल क्यूब मान लीजिए आ गया, शेषफल आर आ गया, रिमाइंडर आर आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि भाजक से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। तो ये 3 कंडीशन आएंगी। तो हम लोग इसी रूप में लिख लेते हैं। देखिए संख्या x है, भाजक 3 है, भागफल q है, प्लस शेषफल r है। तो इसी के रूप का लिखेंगे। तो x बराबर जब लिखेंगे तो 3q प्लस 0, एक बार तो शेषफल 0 आ सकता है, एक बार शेषफल क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, और लास्ट में शेषफल 2 आ सकता है। यही 3 कंडीशन हमें आ सकती है। तो इसको 0 को लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। तो अब करें घन करने के लिए इसका, तो घन करेंगे हम लोग जब इसका, तो इसका तो आसानी से कर सकते हैं, 3 3 9 3 27 क्यूब। लेकिन इसका जब इन दोनों का घन हमें करना है, इन दोनों का घन करना होगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब का देखिए फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको फार्मूला एक बार रिवाइज करा देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसको खोल कर लिखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3
3ab²। इस रूप में लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए 3q, 3q का मतलब 3q मतलब 27q, 27q का q। अब bq, तो bq को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अब लिखते हैं 3a² प्लस b। तो 3a², 3 का स्क्वायर 9q² इंटू बी क्या है 1, तो ये प्लस हो जाएगा 9q² प्लस 3ab²। 3a, बी का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा 3a, तो 3 इंटू 3 3 के 9, 9q हो जाएगा। अब लास्ट में इसका क्यूब कर लेंगे तो एक का क्यूब एक ही होता है। अब उसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं। देखिए 27q का क्यूब और 3a² b, 3a², 9, यहाँ स्क्वायर हमने गलती लिखा है, तो a² हो जाएगा 9q तो ही हो जाएगा, 9 3 27, 27q² होगा। यहाँ हम लोग करेंगे जब, तो यहाँ भी 27q² होगा, क्योंकि 3a का स्क्वायर हमें लिखना है। तो 3a का स्क्वायर हो गया 9q² तो यही हो गया, फिर 3 का गुणा करेंगे तो 27q² हो जाएगा। अब 3a² b, अब देखिए 3a, 3 का गुणा a में करेंगे, मान लीजिए ये है या b है, ये a है या b है, तो 3 में जब a का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9q हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36q प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 को मल्टीपल बनाना है हम लोगों को, या 9 का मल्टीपल बनाना है, तो 9 इसमें कॉमन ले लेते हैं सभी में से। देखिए इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 3q का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम लोग 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ तक तो 9 कॉमन हो ही जाएगा लगभग, तो यहाँ तक कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 1q प्लस बाहर रहेगा प्लस 1। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो ले ही सकते हैं, तो 9 कॉमन लिया हमने, तो 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस ये क्या है 8, 8 में जाएगा नहीं। तो जब ये 3q है, इसको हम लोग पूरे को क्या करते हैं, m मान लेते हैं। q के जगह कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो मान लीजिए 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब 1 होगा 3, तो मतलब 27 का 9 उसमें भागा चली जाएगा। q के जगह आप कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, जिसको हमने पूरे को m मान लिया है। कोई भी पूर्णांक आएगा, कोई भी संख्या आएगी तो 9 का गुणनफल ही होगी, तो 9 का गुणनफल जिस संख्या में करेंगे तो उसमें 9 से भाग देंगे भी तो 9 से चला जाएगा। तो इसको भी पूरे को m मान लेते हैं, कोई भी संख्या होगी इसको पूरे को मान लेते हैं हम। तो देखिए ये क्या हो गया, इसको लिख लेंगे हम लोग 9m, ये 9m हो गया। ये देखिए 9m प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 8, यहाँ 9m प्लस 1, यहाँ 9 प्लस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं।